ओके, सो कल मुझसे किसी ने कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के मैनेजमेंट के बारे में पूछा था। तो हमको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है। बेसिकली आपका एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में कोई कंडक्शन नहीं होता है। इसकी वजह से एक सेपरेट एट्रियल और सेपरेट वेंट्रिकल रिदम हमें देखने के लिए मिलती है ना। तो जब भी एक पेशेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के साथ हमारे पास में आता है तो मैनेजमेंट के लिए हमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ता है कि पेशेंट अक्यूट सिम्टोमेटिक है या फिर क्रॉनिक एसिम्प्टोमेटिक है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो इसका कॉज है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल कॉज है ना। तो अगर आपके पास में कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया है जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट को सिम्टम्स कौन कौन से हैं। लाइक पेशेंट के सिम्टम्स हो सकते हैं, हाइपोटेंशन है, सिनकोप है, ब्रेडिकार्डिया है ना। और इसके बेसिकली अगर मैं बात करूँ रिवर्सिबल कॉजेज़ की, तो अगर कोई रिवर्सिबल कॉज प्रेजेंट है तो आपको सबसे पहले वो रिवर्सिबल कॉज एड्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि मायोकार्डियल इंफारेक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, या फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें ड्रग टॉक्सिसिटी, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, तो इनकी टॉक्सिसिटी को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट के स्टेप्स की, तो मैनेजमेंट के स्टेप्स में हमको वही अपना सबसे बेसिक फॉलो करना होता है, एबीसी। तो सबसे पहले हम जाएंगे एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन की तरफ। तो हम एड्रेस करेंगे एयरवे और ब्रीदिंग को सबसे पहले, उसके बाद में हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे पेशेंट का सर्कुलेशन। हाँ, तो जो आपका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है उसका क्या है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो है वो होता है पेस मेकर। राइट, हमको एक पेसर की ज़रूरत होती है हार्ट के अंदर जो कि परमानेंट हो। अब आप आते के आते जब आपके पास पेशेंट आया तो उसको सीधा पेसमेकर नहीं लगा सकते ना। आपको एक टाइम गैप चाहिए होता है उस प्रिपरेशन के लिए। तो उसकी जो ब्रिजिंग है, यानी कि उस टाइम गैप को कंप्लीट करने के लिए या फिर उस टाइम तक हमको पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं उस पेशेंट का, है ना। तो अगर हमको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की तरफ देखें तो कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आइसोप्रेनिलिन की। तो आइसोप्रेनिलिन क्या होता है, एक नॉन सेलेक्टिव बीटा एडर्जिक एगोनिस्ट है ना। वो क्या करता है, बेसिकली आपका जो बीटा वन रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट और बीपी इंक्रीज होता है ना। अब हार्ट रेट और बीपी इंक्रीज कैसे होगा, क्योंकि उसने बीटा वन को स्टिमुलेट किया है। इसके साथ साथ ये क्या है, बीटा टू को भी स्टिमुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होता है और अल्टीमेटली क्या होता है, आपका हाइपोटेंशन भी हो सकता है। सो हम लोगों को जो इसका परफ्यूजन रेट है ना वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। इसका आइडियल परफ्यूजन रेट क्या रहता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के केसेस में, 2 to 10 माइक्रोग्राम पर मिनट होता है ना। सो बेसिकली ये हो गया आइसोप्रेनिलिन। अगर मैं अदर ड्रग्स की बात करूं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो इंट्रानोडल हार्ट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो एट्रोपिन है वो कंप्लीटली इनइफेक्टिव होता है ना। एट्रोपिन इसके अंदर काम नहीं करेगा। वैसे एट्रोपिन की स्टैंडर्ड डोज क्या है, उसकी डोज है कि 0.1 जीरो पॉइंट सॉरी 1 mg डोज है इन एवरी 3 to 5 मिनट्स, और मैक्सिमम डोज है 3 mg। लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। अब हमें यहाँ पर दूसरी ड्रग कौन सी दे सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग दे सकते हैं आपका डोपामिन, है ना। डोपामिन भी क्या करता है, डोपामिन बेसिकली आपका बीटा वन रिसेप्टर को करेगा, उसी की वजह से हार्ट रेट और आपकी क्या होगी, हार्ट रेट और बीपी को बढ़ाएगा। लेकिन अब डोपामिन के साथ समस्या ये है कि डोपामिन क्या करता है, आपका जो रीनल फ्लो और स्प्लेनिक फ्लो को इंक्रीज कर देता है इनिशियली, है ना। उनके अंदर वैसोडाइलेशन कॉज करता है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो जब रीनल और स्प्लेनिक, बेसिकली अगर मैं रीनल की ही बात करूँ, तो जब रीनल फ्लो बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली हाइपोटेंशन में पेशेंट चला जाएगा। तो इसीलिए जो डोज कैलकुलेशन है डोपामीन का, वो भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है ना। अगर आप लो डोज में रखोगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मॉडरेट टू मेजर जो डोजेज हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बट डोपामीन और आइसोप्रेनिलिन के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जब आप पेशेंट को जो आइसोप्रेनिलिन है वो क्या है, डोपामिन से ज़्यादा इफेक्टिव है, और बेसिकली ऑलमोस्ट सारे केसेस के अंदर आपको वो एक टाइम गैप दे सकता है। लेकिन डोपामिन के साथ ऐसा नहीं है, वो हर केस में इफेक्टिव होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं एपिनेफ्रिन की, तो एपिनेफ्रिन बेसिकली क्या करता है, एपिनेफ्रिन की वजह से क्या हो सकता है, देखिए एपिनेफ्रिन क्या है। एपिनेफ्रिन जो हार्ट ब्लॉक है उसके अंदर क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा बीटा वन को स्टिमुलेट करके। लेकिन इसके साथ साथ ये अल्फा वन को भी स्टिमुलेट कर सकता है। अल्फा वन जो रिसेप्टर है उसकी वजह से क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, और वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से पेशेंट रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है ना। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो हमारे पास दो ड्रग ऑप्शन होता है, एक तो आइसोप्रेनिलिन है, दूसरा डोपामिन है। अगर एपिनेफ्रिन का यूज करना है तो एपिनेफ्रिन मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, तब जाके कर सकते हो। और ये कंडीशन का इसमें 50-50 है ना, रिस्क बेनिफिट रेशियो है जो
इधर भी जा सकते हो, आप उधर भी जा सकते हो ना। अब अगर मैं बात करूं डेफिनेटिव मैनेजमेंट की, तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट के अंदर हमारा आता है पेसिंग। पेसिंग बेसिकली टेम्परेरी और परमानेंट दो तरीके की हो सकती है। टेम्परेरी के अंदर भी आती है आपकी ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग और इंट्रावीनस पेसिंग होती है ना। तो अगर आपने जैसे ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग के अंदर तो क्या होता है, डिफिब्रिलेशन पैड्स जो होते हैं उनका यूज करके आप पेसिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए इंट्रावीनस पेसिंग करनी है, तो इंट्रा जब ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग फेल हो जाती है ना, या फिर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, तो हम सेंटर लाइन के थ्रू पेसिंग वायर डाल देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, पेसिंग होती रहती है। अब इसके बाद में हमको अल्टीमेटली जाना किसके ऊपर पड़ता है, परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन के ऊपर ना। तो ये है हमारा डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक।